तो यार गाइस, सबसे पहले मैं आपको थैंक यू सो मच कहना चाहूंगा कि यार अभी तक आप रुके हुए हो इस एनिमे पे। आई नो अभी सिर्फ ये थर्ड एपिसोड ही शुरू होगा, 2 ही एपिसोड हुए हैं, है ना। और मुझे पता है यार थोड़ी बहुत आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, बट डोंट वरी, मैं बीच बीच में आपको छोटी छोटी टिप्स देता रहूंगा जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में दी थी, जिससे आपको थोड़ी मदद मिली होगी वर्ड लाइन्स को समझने में। इस एपिसोड में भी थोड़ा वर्ड लाइन्स का जिक्र है और उस समय मैं आपको समझा दूंगा कि क्या सीन चल रहा है। एनीवे, चलिए अब वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे माकिसे कुरिसु ओकाबे के हेडक्वार्टर्स में आती है, सीक्रेट हेडक्वार्टर्स में आती है, तो इसे देख के भाई ओकाबे शॉक हो जाता है और वो कहते हैं कि तुम्हें पता कैसे चला हमारी इस जगह के बारे में। तो माकिसे कुरिसु यही बताती है कि भाई इटारो ने उसको एड्रेस बताया था इस लैब का। तो इससे भाई ओकाबे को गुस्सा आता है और वो कहता है कि दोस्त तुम तो एकदम धोखेबाज निकले, तुम भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल गए, हद है यार। मतलब तो यहाँ पे ओकाबे यही कहता है कि मुझे स्टाइन्स गेट ने चूज किया है, तो इसलिए तुम इसमें बीच में आके कोई अड़ंगा नहीं डाल सकती और ना ही तुम हमारी प्रोग्रेस को रोक सकती हो, और यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। तो यहाँ पे इटारो और कुरिसु दोनों के दोनों भाई ओकाबे को इग्नोर करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यार मतलब कुरिसु सोचती है कि ये स्टाइन्स गेट क्या है, और इटारो कहते हैं चिंता मत करो, वो अपने आप में ऐसे बकवास करता रहता है। तो यहाँ पे कुरिसु दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है ठीक है फिर, मेरा नाम है माकिसे कुरिसु। लेकिन इधर ओकाबे भाई उससे हैंडशेक नहीं करता और वो कहता है कि क्या पता तुम्हें उन लोगों ने किसी इंसान को मारने के 20 तरीके सिखाए होंगे, तो मैं तो हाथ नहीं मिलाने वाला तुमसे। तो इसके बाद भाई कुरिसु अंदर आ जाती है उस जेल नाना के पास, उस टेबल के पास आके वो बैठ जाती है और वो यही बताती है कि वैसे तो मैं इधर किसी और ही काम से आई थी, मैं जानना चाहती थी कि तुम जो वो बात कह रहे थे कि मेरे को चाकू मारा गया था और मेरा मर्डर हो गया था, उसकी तुम ऐसा क्यों कह रहे थे, या फिर वो भी तुम्हारा एक बहाना था मेरे कोर्ट के अंदर झांकने का। हाँ ठरकी, लेकिन अभी इस एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद वो तो मैं भूल ही गई हूँ। यहाँ पे भी दिखाया जाता है कि सुजुहा भाई इधर बोर हो रही होती है और इधर एक से दूसरे चैनल पे स्विच कर रही होती है क्योंकि उसको मजा नहीं आ रहा होता। इधर कुरिसु उस जेल बनाना को भाई काफी ध्यान से देखने लग जाती है और ऑब्जर्व करने लग जाती है। वो देखती है कि भाई ये जेल बनाना पूरी तरह से उस बंच के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे एकदम नेचुरल हो, और ये किसी ने जानबूझ के नहीं किया है, लेकिन ये खाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं बचा। तो ओकाबे यही कहता है कि क्यों तुम इसको खाने वाली थी क्या? तो कुरिसु कहती है कि कौन खाएगा ठरकी के बनाना को। तो इटारो को यहाँ पे ये बात काफी मतलब अच्छी लगती है और वो कहता है कि कुरिसु क्या तुम वो वाली लाइन फिर से रिपीट कर सकती हो, लेकिन थोड़ा उदास होके, कि कौन खाएगा उस ठरकी के बनाना को, ऐसा कुछ, है ना। तो भाई मायूरी तो यहाँ पे बच्ची होती है और उसको इटारो की ये ठरकी जोक समझ नहीं आते, लेकिन कुरिसु को ये समझ आ जाता है कि इटारो इधर डबल मीनिंग बातें कर रहा है। तो यहाँ पे ओकाबे भी उसके साथ जुड़ जाता है और ये दोनों के दोनों माकिसे कुरिसु को छेड़ना शुरू कर देते हैं, जिससे कि वो शर्मनाक हो जाती है और वो यही कहती है कि मैं चाहूँ तो अभी के अभी पुलिस के पास जाके तुम दोनों ठरकियों की रिपोर्ट कर सकती हो, लेकिन उससे पहले इस जेल बनाने के बारे में बताओ, क्यों उस माइक्रोवेव ने ऐसा किया है कि नहीं? इन दोनों का पक्का कोई ना कोई तो कनेक्शन है। तो ओकाबे जल्दी से भाई माइक्रोवेव के सामने आ जाता है और वो कहता है कि ये एक टॉप सीक्रेट है और ये सिर्फ लैब मेंबर्स ही देख सकते हैं। वो इटारो से बात करता है कि अब हमें करना क्या चाहिए। तो इटारो यही कहता है कि यार देखा जाए तो कुरिसु काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और हो सकता है कि वो हमारी मदद कर पाए इस माइक्रोवेव को लेके। तो ओकाबे यही कहता है कि यार लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, इसके लिए लैब मेंबर होना जरूरी है, रुको। तो यहाँ पे वो बेसिकली कुरिसु के पास आता है और वो कहता है ठीक है फिर, हम तुम्हें फोन माइक्रोवेव के पास आने देंगे, उसको देखने देंगे, लेकिन उसके पीछे 2 कंडीशंस है। सबसे पहले तुम्हें हमारी फ्यूचर गैजेट लैब को ज्वाइन करना पड़ेगा, और दूसरी कंडीशन ये है कि वो जो तुम हमें ठरकी वर्की बोल रही थी और पुलिस के पास जाने की बात कर रही थी ना, प्लीज ऐसा मत करना। तो कुरिसु कहती है कि यार मतलब ये डील तो ओकाबे के फेवर में ही है, और वो इस ऑफर को लेकर सोच में पड़ जाती है और ओकाबे उसको और भी ज्यादा छेड़ना शुरू कर देता है और कहता है कि क्रिस्टीना, तो क्या कहना है तुम्हारा? तो कुरिसु कहती है कि मेरा नाम क्रिस्टीना नहीं है, मेरा नाम है माकिसे कुरिसु। लेकिन फिर भी यहाँ पे ओकाबे उसको क्रिस्टीना बोलता रहता है, जिससे कि वो भी ओकाबे के नाम का मजाक उड़ाने लग जाती है। बट इन दी एंड वो आके इनका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है और लैब में ज्वाइन हो जाती है, क्योंकि वो और ज्यादा इस बचकाने आर्गुमेंट में पढ़ना नहीं चाहती। थोड़ी देर बाद यहाँ पे भाई मायूरी आ जाती है कुछ चिकन टेंडर्स लेके, और वो देखती है कि इनकी लैब में पहली बार कोई गेस्ट आया है। जब वो अंदर आती है तो वो देखती है ये एक लड़की है जो कि उनकी फ्यूचर गैजेट लैब टीम में आ चुकी है। ये देख के भाई वो काफी ज्यादा खुश होती है कि उसके अलावा एक और लड़की यहाँ पे ज्वाइन हो चुकी है, जो कि काफी अच्छी बात है। जब ये लोग फिर से काम की बात करने लग जाते हैं तो इटारो यहाँ पे बताता है कि कल दोपहर के टाइम यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई थी, एकदम से माइक्रोवेव के अंदर से बिजली निकली थी। तो ओकाबे याद करता है कि ये तो वही समय है जब उसने कुरिसु की डेथ के बारे में मैसेज किया था इटारो को। तो इटारो कहता है कि हाँ, उस समय मैंने अपना फोन माइक्रोवेव से कनेक्ट कर रखा था और मैं एक सिस्टम टेस्ट कर रहा था कि यार इस माइक्रोवेव को हम उल्टा घुमा के देखें तो क्या ये काम करेगा या नहीं। तो कुरिसु कहती है ठीक है फिर, अगर तुम ये सब कह रहे हो तो हम ऐसी ही सिचुएशन फिर से बनाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे भाई मायूरी अपने माइक्रोवेवेबल चिकन टेंडर्स ओकाबे को देती है और ओकाबे इस बार अपना फोन रिसीवर के तौर पे वहां पे रख देता है। वो कुरिसु से कहता है ठीक है फिर चलो अब मेरे को मैसेज भेजो। तो कुरिसु कहती है कि मैं नहीं करने वाले और वैसे मेरे पास तुम्हारा नंबर भी नहीं है। तो ओकाबे कहते हैं कैसी असिस्टेंट हो तुम और क्या
लैब मेंबर बनोगी तुम? तो कुरिसु कहती है मैं तुम्हारी कोई असिस्टेंट नहीं हूँ। इटारो कहता है ठीक है फिर यार मैं मैसेज भेजता हूँ तुमको। वो यहाँ पे भाई ओकाबे के फोन पे मैसेज भेजता है कि भाई ओकाबे एक घर की है, लेकिन तभी भाई मायोरी इधर माइक्रोवेव को ओपन कर देती है, जिससे कि यहाँ पे एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जिससे कि भाई धमाका सा हो जाता है, इधर पूरा धुआं धुआं हो जाता है पूरे कमरे में। शुक्र है किसी को चोट नहीं लगी होती है, लेकिन जिस डेस्क पे वो माइक्रोवेव रखा होता है उसकी बैंड बज चुकी होती है। इधर इटारो एग्जॉस्ट फैन ऑन कर देते हैं जिससे कि सारा स्मोक क्लियर हो जाए। ओकाबे इधर अपना फोन चेक करता है जल्दी से और वो देखता है कि भाई जो इटारो ने मैसेज भेजा था वो आज की तारीख पे नहीं बल्कि 24 तारीख को रिसीव हुआ होता है। इसका मतलब ये है कि इटारो को वो मैसेज पास में जा चुका है। ये देख के ओकाबे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और ओकाबे उस इंसान के सामने जिसको टाइम मशीन पे भरोसा नहीं है ये दावा करता है कि ये फोन माइक्रोवेव असल में एक टाइम मशीन है। यहाँ पे हमें 30 जुलाई का सीन दिखाया जाता है। अगले दिन यहाँ पे सुजुहा अपने बाइसाइकिल की मेंटेनेंस कर रही होती है। इधर ओकाबे अपने फोन की वाइब्रेशन से जागता है। वो देखता है कि उसको 13 मैसेजेस मिले होते हैं और वो किसी शाइनिंग फिंगर नाम के इंसान ने भेजे होते हैं और ये और कोई नहीं बल्कि मोइका होती है। उसने उसका नाम जानबूझ के शाइनिंग फिंगर रखा हुआ है और वो यही कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है, तुम उठोगे कब, कितना सोते हो तुम। इधर वो इटारो को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो भाई यहाँ पे काफी ज्यादा बिजी होता है जो कि डैमेज हुआ था लास्ट डे फोन माइक्रोवेव की वजह से। और वो यही कहता है कि फोन माइक्रोवेव पहले की तरह काम नहीं कर रहा है। पहले वो जेल बना दिया करता था, लेकिन अब तो बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा है। उससे बुरा ये है कि भाई कुरिसु भाग गई है और ऐसा इसलिए है क्योंकि ओकाबे ने ये साबित किया कि ये एक टाइम मशीन है जिसको वो सह नहीं पाया और यहाँ से निकल गई। इटारो ओकाबे को इधर एक लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर का पिक्चर दिखाता है जो कि सर्न ने बनाया होता है। सर्न ये नाम ओकाबे ने पहले भी सुना था जब वो जॉन टीटर के बारे में सर्च कर रहा था। वो इटारो से यही पूछता है कि मुझे इस कंपनी के बारे में और बताओ, ये है क्या। तो इटारो कहता है कि कल मैं @चैन पे था और वहां पे मैं जॉन टीटर के बारे में जब पढ़ रहा था तो वहां पे सर्न की काफी ज्यादा बातें हो रही है। वो बताता है कि सर्न एक यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है न्यूक्लियर रिसर्च और पार्टिकल फिजिक्स की। इनके पास काफी बड़े बड़े और कमाल के इक्विपमेंट्स है जैसे कि लो एनर्जी एंटी प्रोटॉन रिंग, प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन बूस्टर, द लार्ज इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन कोलाइडर और द लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। अब देखो इन सब नामों को सुनकर डरना मत क्योंकि इनसे कोई लेना देना है नहीं ज्यादा, जो होगा वो मैं बता दूंगा, ठीक है। इधर ओकाबे और इटारो दोनों के दोनों पास के एक फूड रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां पे खाना वाना खाना शुरू करते हैं और इटारो यहाँ पे अपनी एक्सप्लेनेशन बताता है सर्न को लेके। इटारो के हिसाब से जो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है उसकी मदद से छोटे छोटे ब्लैक होल्स बनाए जा सकते हैं। इससे ओकाबे सोच में पड़ जाता है और उसे याद आता है कि एक ऐसी भी थ्योरी है टाइम मशीन की जिसमें ब्लैक होल का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर ब्लैक होल बनाए जा सकते हैं इसका मतलब यह है कि टाइम मशीन्स भी बनाई जा सकती है। लेकिन इटारो यही कहता है कि माकिसे कुरिसु ने इस बात पे पहले ही क्लैरिफिकेशन दे दी थी कि ब्लैक होल को बनाया ही नहीं जा सकता। साथ ही साथ सर्न ने भी ये बताया था कि उनका ये एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका था। तो ओकाबे कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं उनकी बातों में आऊंगा? नहीं, उनकी बात नहीं माननी। हो सकता है कि वो आर्टिफिशियल ब्लैक होल बना पा रहे हो। वो इधर इटारो से एक रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है कि तुम एक हैकर हो ना, ठीक है फिर मैं तुम्हें एक सबसे इंपॉर्टेंट काम देने वाला हूँ। तुम्हें सर्न के सिस्टम में हैक करना है और हमें वहां से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी है टाइम मशीन से रिलेटेड। इससे भाई इटारो डर जाता है और वो कहता है क्या बोल रहे हो भाई तुम। तो ओकाबे इधर से निकल जाता है और जाते जाते वो यही कहता है देख लो बेटा, आगे चल के एक महान आदमी बनना चाहते हो या फिर इसी लैब में रहना चाहते हो। और यहाँ पे उसने भाई खाने के भी पैसे नहीं दिए होते और इटारो को यहाँ पे छोड़ के भाग जाता है। जब वो यहाँ पे फ्यूचर गैजेट लैब में आता है तो वो देखता है कि नीचे सुजुहा होती है और वो अपनी बाइसाइकिल अभी भी ठीक कर रही होती है। वो कहती है क्या बात है, तुम्हारे फ्यूचर गैजेट लैब में चलता क्या रहता है, काफी आवाजें आ रही थी कल। तो ओकाबे कहते हैं क्या बात कर रही हो, तुम्हें कैसे पता चला हमारी लैब के बारे में। तो वो कहती है वहां सामने लिखा है ना तुम्हारे लैब का नाम, और वैसे मेरे को पता है, मैंने भी सुना है IBM 5100 के बारे में। तो ओकाबे कहता है हद कर दी तुमने, तुम्हें IBM 5100 के बारे में कैसे पता चला, कितने सुनती हो तुम्हारी बातें, तुम स्पाई तो नहीं ऑर्गेनाइजेशन की। तो वो कहते हैं अरे अरे शांत हो जाओ, मैंने इंटरनेट पे इसके बारे में सुना था, वो है ना एक बंदा जॉन टीटर, वो उसके बारे में बात कर रहा था @चैन पे, इसलिए मैंने सुना। तो यहाँ पे हमें बताया जाता है कि जॉन टीटर ने यहाँ पे एक और थ्योरी बताई होती है और वो थ्योरी भी वर्ल्ड लाइंस के ऊपर होती है। वो बताता है कि अगर वो पास में जाता है और किसी एक बंदे को मार देता है जिसका नाम है A, तो वहां से कुछ चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं और वो और कोई नहीं बल्कि एक डाइवर्जेंस नंबर होता है। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई चेंज होता है वर्ल्ड लाइन में तो एक डाइवर्जेंस नंबर क्रिएट होता है। तो यार आपको याद होगा फर्स्ट एपिसोड में हमें एक नंबर दिखाया गया था, आपको नहीं याद है तो प्लीज आप चेकआउट करना वो वीडियो, वहां पे एक नंबर दिखाया गया था, वही है ये डाइवर्जेंस नंबर। जॉन टीटर बताता है कि उस A नाम के बंदे के मरने के बाद ऐसी वर्ल्ड लाइंस क्रिएट होती है जहाँ पे A नाम का बंदा कभी रहा ही नहीं करता था और जिस दुनिया में A नाम का बंदा था वहां की मेमोरीज को उठा के बाकी सभी वर्ल्ड लाइंस में बांट दिया जाता है और बस उनमें से एक ही मेमोरीज
निकाल दी जाती है और ऐसा लगेगा कि वहां पे कभी ए एडजस्ट ही नहीं करता था। तो इस टाइम ट्रेवल की वजह से भाई मेमोरीज पे भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और लोग ऐसे इंसिडेंट को भूल जाते हैं जिस वजह से लोग बिना किसी कंफ्यूजन की जिंदगी जी पाए। आगे चल के जॉन टीटर सर्न के बारे में भी बात करता है और वो बताता है कि कैसे वो हमेशा से ही सर्न के खिलाफ सबको वार्न करता है और 2034 में सर्न ने अपनी फर्स्ट टाइम मशीन बना ली थी। भले वो कभी भी ईयर 2000 में गया तो नहीं है लेकिन आगे का पता नहीं। तो कभी उससे यही बोलता है कि मुझे तो याद है कि तुम ईयर 2000 में आए थे। तो जॉन टीटर कहता है अगर ऐसा है तो हो सकता है कि तुम किसी और ही वर्ल्ड लाइन से आए हो, जो कि काफी इंटरेस्टिंग बात है। और जरूर तुम्हें पिछली वर्ल्ड लाइन वाला जॉन टीटर याद होगा क्योंकि मैं तो ईयर 2000 में गया ही नहीं। लेकिन जो भी है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी मदद कीजिए IBM 5100 ढूंढने में, जिससे कि मैं फ्यूचर को बचा सकूं और सर्न को खत्म कर सकूं। इधर हमें 31 जुलाई का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे भाई इटारो सिस्टम में घुसा होता है, पूरी तरह से वो हैक करने की कोशिश कर रहा होता है सर्न को और बहुत ज्यादा परेशान हो चुका होता है। अब क्योंकि 2 दिन से यहाँ पे ओकाबे और ये बहुत काम कर रहे हैं तो मायूरी यहाँ पे कुछ स्नैक्स लेके आई होती है ओकाबे, इटारो और कुरिसु के लिए और वो यही कहती क्या बात है, कमाल है, हैक, जल्दी से अपना काम पूरा कर लो। तो इससे भाई इटारो और गुस्सा हो जाता है और वो बॉटल फेंक के मारता है ओकाबे के मुंह पे और वो कहता है देखो तुम खुद तो हैक बोलते थे, उसको भी बोलना सिखा दिया तुमने, हैकर होता है भाई हैकर। तो यहाँ पे ओकाबे और मायूरी इटारो को अकेला छोड़ देते हैं और वो छत पे आ जाते हैं। जब ओकाबे इधर मायूरी को समझाता है कि वो लोग कर क्या रहे हैं तो मायूरी इधर काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है और वो कहती है लेकिन ये तो गलत है ना, किसी की पर्सनल लाइफ में घुसना और किसी के सीक्रेट्स को बाहर निकालना। तो ओकाबे कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ ये गलत है लेकिन ये काफी जरूरी भी है, इससे आगे चल के बहुत लोगों को फायदा होगा। ये दोनों यहाँ पे अपना ओडेन खाते हैं कैन में अम्ब्रेला के नीचे और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे ओकाबे और मायूरी का बॉन्ड कितना ज्यादा स्वीट और स्ट्रॉन्ग है। तभी नीचे से भाई इटारो के अपार्टमेंट से चिल्लाने की आवाज आती है जीत गया मैं। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि फाइनली उसने सर्न के अंदर हैक कर लिया होता है। वो ओकाबे को यही बताता है कि देखो मेरे को एडमिन की परमिशन नहीं है इसलिए मैं ज्यादा चीजें तो नहीं देख सकता, लेकिन हाँ मैं वहाँ के एम्प्लॉय के मेल बॉक्सेस को जरूर चेक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे वो सारे के सारे ईमेल्स को इंग्लिश से जापानीज में ट्रांसफर कर देता है और ये लोग टाइम मशीन के बारे में सर्च करना शुरू करते हैं लेकिन इनको कुछ मिलता नहीं। लेकिन उसके बदले इनको जी प्रोग्राम के बारे में पता चलता है जिसके बारे में काफी बात करते हैं और उन्हीं प्रोग्राम के अंदर भाई मिनी ब्लैक होल को बनाने के बारे में लिखा होता है और बताया जाता है कि भाई ये सक्सेसफुल हो चुके हैं इस ब्लैक होल को बनाने में। तो इटारो ये कहते हैं यार इन्होंने तो लेकिन कहा था कि ये अनसक्सेसफुल थे, इसका मतलब ये लोगों से बातें छुपा रहे थे। तभी आगे चल के इनको और भी चीजें पता चलती है। एक रिपोर्ट मिलती है, एक्सपेरिमेंटेशन रिपोर्ट, जिसे देख के ओकाबे और इटारो दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं क्योंकि उस रिपोर्ट में लिखा होता है ह्यूमन इज डेड मिसमैच, यानी कि कोई इंसान मर चुका है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।